वंदे मातरम विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों और आमजन। आज का जो वीडियो है वो सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और विशेषकर ऐसे लोग जिनके घर में या इनके आसपास में 1 जून 2016 या उसके बाद में किसी भी बालिका का जन्म हुआ है, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार की तरफ से कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें एक राजस्थान सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। उसमें जो भी किस्तें दी जाती है या बालिकाओं को जो पेमेंट किया जाता है, उसके संबंध में ये महत्वपूर्ण निर्देश है। अब इसमें कुछ जो निर्देश है वो विद्यालय स्तर पे शिक्षकों के लिए भी है और आमजन के लिए भी इसमें है कि किस तरीके से बालिका को किस किस समय कितनी जो सहायता है वो मिलती है। कुल 50,000 रुपये एक बालिका को मिलते हैं और पहली से 12वीं तक जब भी वो अध्ययन करती है, कुछ समय कौन सी राशि मिलती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें व्यवहारिक रूप से कहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि ये जैसे पिछले साल से जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसमें जब एडमिशन हो रहा है उस समय कहाँ जो व्यवहारिक प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो ये परिपत्र है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तृतीय और पश्चातवर्ती किस्तों के लिए, यानी कि तीसरी और उसके बाद की चौथी 5 जो भी किस्तें हैं, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र बालिकाओं के भुगतान इस विद्या विभाग द्वारा किया जा रहा है। यानी कि 2 किस्तें तो आपको बच्ची की जो भी घर पे मिलती है, उसमें एक किस्त अस्पताल में और दूसरी उसके बाद मिलती है। अब वो मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और योजना संबंधित जो मानक संचालन प्रक्रिया है, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो प्रोसीजर है, इस कार्यालय द्वारा भिजवाई गई है और जिसका विवरण है यानी कि विद्यालय स्तर पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसमें पात्र कौन होगा, तो ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके पश्चात हुआ है। अगर आपके परिवार में, आपके आसपास में कहीं भी अगर कोई भी ऐसी बालिका है जिसका जन्म है वो 1 जून 2016 या उसके बाद में हुआ है, तो वो बालिका राजश्री योजना के लिए पात्र है। अब उसमें क्या क्या अनिवार्य है, एक तो जितने भी लाभ होंगे वो राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए होंगे। तो बालिका के परिवार का जन आधार कार्ड होना अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। उसमें दूसरा तीसरी किस्त है और उसके बाद की जो भी किस्तें हैं वो परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगी। यानी कि अगर एक बालिका जैसे पहले बालक का जन्म हुआ, दूसरी बालिका है तो उसको मिलेगा, 2 बालिकाएं तो भी मिलेगा। यानी अगर प्रथम 2 किस्त के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को दिया होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। यानी 2 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको लाभ देना ही होगा। अभी से तो प्रक्रिया के अनुसार माता पिता की स्व घोषणा है वो अपलोड करनी पड़ती है कि मेरे परिवार में 2 से ज़्यादा संतानें नहीं है, चाहे बालक या बालिका कोई भी हो। अब जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कारण से ऐसे यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, मान लो 2 बालिकाएं या 1 बालक बालिका है, लेकिन किसी बालिका की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसको 1 या 2 किस्त का जो लाभ दिया जा चुका है लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माता पिता की कुल संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम मानी जाएगी। और यदि बाद में अगर एक और बालिका जन्म लेती है तो भी वो लाभ की पात्र होगी। यानी कुल जो जीवित संतान की संख्या है वो 2 तक सीमित है। तीसरी और पशुवती किस्तों का जो भी लाभ है वो अधिकतम 2 जीवित संतानों तक सीमित रहेगा। यानी 2 से ज़्यादा अगर जीवित संतान है तो तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। एक तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरी किस्त कब मिलेगी, यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, जो व्यवहारिक आ रही है, कि इसमें लिखा हुआ है कि बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी दिए होगा जब उसने प्रथम और द्वितीय किस्त का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो। अब इसमें समस्या अधिकांश लोगों की आ रही है। एक तो जब बालिका का जन्म होता है तो जो भी जननी सुरक्षा कार्ड का जो आंगनवाड़ी या जो भी गांव की जो भी महिला जो कार्यकर्ता है अस्पताल की, उनके पास में जो भी इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो पहली किस्त तो बच्ची के जन्म के समय मिल जाती है। अब वो 2500 रुपये की किस्त है, वो सामान्य रूप से अस्पताल में डिलीवरी होती है या अस्पताल से संपर्क में रहते तो वो किस्त मिल जाती है। अब दूसरी किस्त लोगों को पता नहीं है और वो ध्यान देते नहीं है। जब बालिका 5 या 6 साल की हो जाती है, पहली क्लास में जब प्रवेश दिलाते हैं तब ये फॉर्म भरते हैं तीसरी किस्त के लिए, तब उन्हें पूछते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि दूसरी किस्त मिली या नहीं मिली। जबकि दूसरी किस्त का जो प्रावधान ये है कि बालिका जब 1 साल की हो जाए तब उसको अस्पताल में जाने के बाद में उसके माता और पुत्री का जो भी है वो फ़ोटो और जो भी दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके दूसरी किस्त उसके खाते में जमा होती है। और जब तक दूसरी किस्त नहीं मिलेगी तब तक तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। और कई लोगों को, जैसे ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार कई ऐसे लोग आए जिनका पहली कक्षा में बालिका का जो एडमिशन करवाने के लिए आए, लेकिन उन्होंने जब उनको पूछा गया तो पहली किस्त का तो उनको पता था, दूसरी किस्त के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। और जो प्रोसेस करने जाते हैं तो उनके पास कई बार वो जननी सुरक्षा कार्ड ही नहीं मिलता या अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं होते और दूसरी किस्त नहीं मिलती है, तब तक तीसरी किस्त का फायदा है वो नहीं मिल पाएगा और बालिका है वो पूरे आगे वाले जितने भी लाभ है उनसे वंचित रह जाती है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, शिक्षक साथी हो या विद्यार्थी हो या
आप जो भी सामान्य नागरिक हैं, आपके परिवार में अगर या आसपास में कोई भी बच्ची है तो उसकी जब 1 साल की हो जाए तो उसको अस्पताल में ले जा करके उसका जो भी सेकंड किस्त की जो प्रोसेस है, आप अपने गांव के जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या जो एएनएम बहन जी है उनसे मिल करके ये प्रोसेस पूरा करवाएं। दूसरी किस्त अवश्य लें, तभी आप विद्यालय में जब एडमिशन करवाएंगे बालिका के पहली क्लास में, तब तीसरी किस्त के लिए वो पात्र होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल जो समस्या आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है कि बालिकाएं, जो ऐसी बालिकाएं की लाभ पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में, यानी जो भी विद्यालय होंगे उसमें पहली कक्षा में तब उसको किस्त मिलेगी तीसरी, फिर छठी कक्षा में आएगी तब उसको चौथी किस्त मिलेगी, फिर 10वीं में आएगी तब मिलेगी, और फिर 12वीं में आएगी, और ये लगातार पढ़ाई कर देगी तभी ये किस्त मिलेगी। अब प्रक्रिया क्या होगी कि तीसरी किस्त यानी बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि है बालिका की माता, या अगर मान लो माता किसी कारण से नहीं है तो उसके पिता अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय में प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड, जो जननी सुरक्षा कार्ड का जो होता है, मातृ शिशु कार्ड है, उसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी है। जब बच्चे का कोई भी महिला है जब गर्भवती होती है तो उसका एक कार्ड बनता है अस्पताल में, वो आपको संभाल के रखना है। और 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा है, वो तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसमें आपको साइन करके वो अपलोड करवानी पड़ेगी। और योजना के अंतर्गत चौथी, पाँचवीं, छठी किस्त यानी कक्षा 6, 10 और 12वीं में जो भी प्रवेश करेगी या उत्तीर्ण करेगी, उसके बाद में विद्यालय द्वारा ऑटोमेटिक उसके विद्यालय में उसके माता पिता या जो भी उसके अभिभावक होंगे उनके द्वारा आवेदन किया जाएगा तो उनके खाते में जमा हो जाएगी। अब ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब जैसे विद्यालय के स्तर पे जो भी सरकारी विद्यालय में संस्था में अगर बच्ची पढ़ रही है तो उसके संस्था पढ़ाने के लिए जो क्या उत्तरदायित्व है, तो समस्त राज्य के विद्यालयों या संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को प्रभारी, योजना प्रभारी बनाया जाएगा, राजश्री का जो इंचार्ज बनाया जाता है। और विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय किस्त या अन्य जो भी किस्तें हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और विद्यालय में कक्षा 6, 10 में प्रवेश के समय और कक्षा 12 उत्तीर्ण करते समय, यानी उत्तीर्ण करने वाली बालिका जो पात्र बालिका हैं उनके माता पिता या माता पिता न होने पर आवेदन, मतलब उनके अभिभावक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन के समय पीसीटी से टीएस का जो आईडी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अस्पताल में जब बच्ची का जन्म होता है तो जो कार्ड बनता है जननी सुरक्षा कार्ड वगैरह, वो आपको संभाल के रखना है। और उसकी कॉपी है, 2 संतान संबंधित स्व घोषणा है, जन आधार कार्ड है, ये सारे आपको विद्यालय में जमा कराने पड़ेंगे। और पीसीटीएस जो कार्ड होगा वो उसकी आईडी सर्च होगी और शाला दर्पण पोर्टल पर उसका विकल्प है वो उपलब्ध कराया जाएगा, उससे मैचिंग होगी तभी होगा। तो ये कार्ड आपको संभाल के रखना है, उसका नंबर विशेष करके आपको संभाल के रखना है। और 12वीं तक जब भी पढ़ती है तब तक ये आपको संभाल के रखना है। और योजना के लाभ है तो सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए विकल्प द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की प्रत्येक किस्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट है हर बार छठी में, 12वीं में, 10वीं जो भी है वो अपलोड किए जाएंगे। और आवेदन सबमिट करने के साथ उसका एप्लीकेशन आईडी जनरेट किया जाएगा। और संस्था प्रधान द्वारा आवेदन की अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन और डिलीट करने की सुविधा भी रहेगी। ये विद्यालय स्तर की बात है। सामान्य जन से तो आपको मैं एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप जो भी पीसीटीसीएस जो आईडी है, कार्ड है अस्पताल का, वो संभाल के रखें। और विशेषकर जहाँ दूसरी किस्त में समस्या आती है, लोगों को पता नहीं होता है, तो उसकी दूसरी किस्त अवश्य प्राप्त करें, तभी आपको तीसरी किस्त है वो मिल पाएगी। और आगे की किस्तें बालिका जब अध्ययन रेगुलर रहेगी तो उसको मिलती रहेगी। वो विद्यालय स्तर पर इतनी समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या जो व्यवहारिक रूप में आ रही है वो दूसरी किस्त के रूप में आ रही है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। और सभी सूचनाएं सही होना बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन लिया जाएगा। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा संबंधित पीओ या यूसीओ को और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के को ओटीपी के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। और जो पीओ होंगे वो इन आवेदनों को आगे जो भी शाला दर्पण पोर्टल पर अधीनस्थ विद्यालय के जो भी, जैसे मान लो किसी अधीनस्थ विद्यालय में, तो पीओ का क्या कर्तव्य होगा, तो पीओ को विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालय के जो भी आवेदन है उनका ज्ञान अध्ययन परीक्षण करना है। और अपलोड किए गए दस्तावेज से योजना हेतु पात्रता की जांच की जाएगी। और आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। अगर आप जैसे मिडिल स्कूल में है तो आपका जो भी है फॉर्म है पहले पीओ के पास में जाएगा, शहरी क्षेत्र में तो यूसीओ के पास में जाएगा, और वहाँ से वो फॉरवर्ड करके जो भी डीओ एलिमेंट्री या मुख्यालय है उनके पास में वो भेज देंगे। और सीबीओ कार्यालय के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की निर्देशालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार मॉनिटरिंग की जाएगी। और निर्धारित समयावधि में 100% आवेदन है वो भरना सुनिश्चित किया जाएगा। और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के लिए कार्य है, तो ये कार्यालय मतलब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए आपके लिए कोई इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देय लाभ कौन कौन से हैं और क्या क्या लाभ है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देय लाभ में आपको जैसे
योजना के अंतर्गत सब प्रत्येक लाभार्थी के माता पिता अभिभावकों को कुल 50,000 रुपये अधिकतम राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी एक बालिका को पूरे जन्म से लेकर के जब 12वीं पास करेगी तब तक 50,000 का भुगतान किया जाएगा। अब इसमें जैसे पहली किस्त है वो राज्य की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु, यानी जब अस्पताल में जब डिलीवरी होगी या अधिकृत निजी चिकित्सालय है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा या निजी चिकित्सालय में जब भी उसकी डिलीवरी होगी तो बच्चे की जन्म देने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ही 2500 रुपये देय होते हैं। तो पहली किस्त तो उसको जन्म के समय ही मिल जाती है। उसके बाद में बालिका की 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रुपये की राशि दी होगी। सबसे बड़ी समस्या इसी में आ रही है, लोगों को जानकारी नहीं होती है और वो ये किस्त लेना भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप अपने जो भी साथ में आसपास में जो भी ऐसे कोई बंधु है जिनके घर में बालिका है और 1 साल की अगर हो चुकी है तो उसको निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जा करके वो जो भी अपना जो जननी सुरक्षा कार्ड या जो भी शिशु कार्ड है उसको लेकर के वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवा करके आप 2500 रुपये की जो सेकंड किस्त है वो अनिवार्य रूप से लें, तभी आपको तीसरी किस्त है वो मिल पाएगी। और बालिका का 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो 2500 रुपये की राशि है वो दूसरी किस्त के रूप में आपको अवश्य लेनी है, तभी आप तीसरी किस्त के पात्र होंगे। बालिका के नाम किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा पहली में प्रथम जो प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रुपये की राशि दी होगी। यानी पहले 2500 यानी 5,000 रुपये 2 साल की होगी तब तक मिल जाएंगे। उसके बाद में पहली क्लास में जब एडमिशन लेगी तो उसको 4,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में बालिका 5वीं पास करके 6ठी में प्रवेश लेगी तो उसको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। उसके बाद में बालिका किसी भी विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर उसको 11,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो और उसके बाद में जब 12वीं उत्तीर्ण कर लेगी तो उसको 25,000 रुपये की राशि एक मुश्त देय होगी। तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मैं व्यवहारिक में आ रही है कि दूसरी किस्त के समय जो आ रही है तो वो आप ध्यान रखें। और उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार इस योजना की प्रकृति आगे बढ़ाने और समाज में जागरूकता के लिए कृपया नीचे लिखे कार्रवाई सुनिश्चित करें। एक तो क्या क्या कार्रवाई करनी है, योजना की जो मार्गदर्शिका है प्रत्येक स्कूल के सूचना पट पर चस्पा करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सभी विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स और उनके माता पिता अभिभावक या आम जनता सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो आप अपने आसपास जो भी ऐसी कोई बालिका है तो उनको उनके परिवार को ये जानकारी अवश्य दें। और ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में जिनमें जिला शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है योजना के बारे में चर्चा करें। पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाले छात्राओं को भी इसके अनुसार जो भी लाभ दिया होगा। और पात्र बालिकाओं को कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पूर्ण रूप से पूर्ति करके अपलोड करवाना है। यानी पहली कक्षा में ये फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में 6ठी में इसका अपडेशन होगा। और राजश्री योजना के प्रचार हेतु समय समय पर आयोजित बैठकों विषय में प्रत्यक्ष रूप से विचार किया जाए। ये महत्वपूर्ण जो परिपत्र है वो जारी किया गया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने आपको बता दी कि बालिका को अलग अलग समय पे, यानी जन्म के समय, जन्म के 1 साल बाद में, उसके बाद में पहली कक्षा में अध्ययनरत होने पे यानी एडमिशन लेने पे, उसके बाद में 6ठी में एडमिशन लेने पे, उसके बाद 10वीं में एडमिशन लेने पे और 12वीं उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपये की, यानी कुल मिलाकर के 50,000 रुपये की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा राजश्री योजना के अंतर्गत दी जाती है। और इसमें एक तो आपको जो भी अस्पताल का जो भी कार्ड होता है, जो PCTS जो ID कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है और उसको अपडेट करवाना है, ऑनलाइन अपडेट करवाना है। जन आधार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जन आधार आपका सही हो, उसमें आप बालिका का नाम भी यथासंभव शीघ्रता से उसको अपडेट करवा लें। और जब भी पहली कक्षा में बच्ची आए तो उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके विद्यालय में दे दें ताकि आपको निर्धारित समय में आपको जो भी इसका लाभ है वो आपके खाते में ऑनलाइन जमा हो जाए। और इसके लिए जन आधार में आपका खाता, खास करके जो महिला माता का खाता है वो आप उसमें अपडेट होना चाहिए ताकि किस्त उसको मिलती रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और आशा ये भी करता हूँ कि आप अपने आसपास में जो भी बालिकाएं हैं जो उनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद में हुआ है उनको ये जानकारी अवश्य देंगे। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।